आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बिहार इलेक्शन की। जैसे जैसे बिहार इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या तीसरा विकल्प भी है, क्योंकि लोग आरजेडी से और भाजपा जेडीयू के राज से पक चुके हैं। अब सोशल मीडिया पे की माने, जो रेडिट पे लोग लिख रहे हैं, वो तो यही है कि फिर प्रशांत किशोर का एक अंडर करेंट है, प्रशांत किशोर जो है जीत भी सकते हैं। बिहार वो भूमि है जिसने कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े बड़े नेता दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए हैं, चाणक्य दिए हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। लेकिन बिहार को क्या मिला है? बड़े नामों से कुछ होता नहीं। नीतीश लालू भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं दोनों ही। लेकिन क्या मिला है बिहार को? अब प्रशांत किशोर ने पूरा बिहार घूमा है, तो हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट हो। लेकिन अब जनता को ऐसा चाहिए, ये या फिर ये, उनको बीच का व्यक्ति नहीं चाहिए। और भीड़ तो 2015 में नरेंद्र मोदी की रैली में भी आई थी। रिजल्ट क्या निकला? भाजपा हार गई। यूपी में 2012 में भी भीड़ आई होगी भाजपा नेताओं की, लेकिन 2012 का इलेक्शन भाजपा हार गई थी। तो भीड़ आने से कुछ होता नहीं है। हो सकता है लोग एंटरटेनमेंट में जाते हों और वोट, उनको स्टेबल नेता चाहिए। और रेडिट पे या फिर जो इंटरनेट पे जो लोग लिखते हैं, वो हो सकता है कि बिहार से पलायन किया हुआ दिल्ली में, जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति है, भोपाल में बैठा हुआ व्यक्ति है, मुंबई पुणे में बैठा हुआ व्यक्ति है। वो कह रहा है प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए, वो वोट भी नहीं डाले। जैसे परपतगंज से अवध ओझा जी चुनाव लड़े थे, और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सब बाहर ही थे, यूपी बिहार के थे, तो वो उन वोटर थे ही नहीं, इसलिए वो चुनाव हार गए। हालांकि सोशल मीडिया पे इनका बहुत क्रेज़ है, कोचिंग में इनका बहुत क्रेज़ है, लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग चटकारे ले लेके देखते हैं और राजा का व्यक्तित्व समझते हैं, क्योंकि राजा का व्यक्तित्व जो है वो हारने पे ही होता है। चुनाव दूसरा जो है, चुनाव जीत के खुश हो रहा है, आप चुनाव हार के खुश हो रहे हैं, यही होता है राजा का व्यक्तित्व साहब। हालांकि उन्होंने ये मान लिया कि उनकी व्यक्तिगत हार है। तो सोशल मीडिया पे जो लोग लिखते हैं उसकी गारंटी नहीं है कि प्रशांत किशोर का एक अंडर करंट है। ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि क्या जाति समीकरण प्रशांत किशोर साथ पाएँ, क्योंकि जाति पर भी वोट पड़ते हैं, राष्ट्रवाद पे भी वोट पड़ेंगे, फ्रीबीज पे भी वोट पड़ेंगे। भाजपा जेडीयू जैसे जैसे नए नए तरीके से फ्रीबीज लेकर आ रही है। हालांकि उसमें भी एक घोटाला आया है कि 70,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू किए ही नहीं गए सीएजी को। तो ये 70,000 करोड़ कहाँ गए, क्या यूटिलाइजेशन हुआ, इसका किसी को कोई नहीं पता। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। वहाँ पे पुल गिर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, प्रशांत किशोर ने हालांकि राज ठाकरे पर भी बोला है। कई लोग बोल रहे हैं कि राज ठाकरे का जो बयान है, जो काम है, उससे भाजपा भी बिहारी प्राइड का एक फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो इधर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, चाहे तो वो को पकड़ के उनको चुप भी करवा सकते थे। लेकिन वो क्यों इतना बड़ा चढ़ा रहे? उससे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, ये एकनाथ शिंदे का वोट काटेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अब सामने उनके बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे ही है। कोई भी बड़ा नेता हो सकता है जो उनको प्रॉब्लम कर सकता है आगे चल के। शरद पवार ख़त्म हो गए हैं, राज ठाकरे की एक भी सीट नहीं आती है। कुछ कुछ पे वो वोट कटवा बहुत बन जाते हैं, 15,000 से 32,000 वोट उनको मुंबई में मिल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि इनके ही स्टेटमेंट चला चला कर बीजेपी बिहार में वोट मांग सकती है। आपको लग रहा होगा कि इसका क्या फ़ायदा है, तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भी वोट मांगे गए थे महाराष्ट्र और बिहार दोनों में। तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। जब काम नहीं हो रहा है तो फ्रीबीज पे वोट मांगो, जब धर्म जाति नहीं चल रहा है तो बिहारी प्राइड पे वोट मांगो, जैसे गुजराती प्राइड पे वोट मांगा गया है। ऐसे ही पोलराइजेशन किया जाता है। अगर जनता में रियल में आक्रोश है और वो इन लुभावने वादे और दावों में बीच में नहीं फंसती है, तो आप डालो, प्रशांत किशोर को वोट डालो, पुष्पम प्रिया को वोट डालो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताओ। लेकिन जनता चुनेगी उन्हीं को, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज जो है वो सारे लोग वोट तो डालेंगे नहीं। 50% भी टोटल वोटिंग नहीं होती है।
जो जीतने वाली पार्टी है, 2014 में भाजपा को सिर्फ 31% वोट मिला था और उनकी 282 सीटें आई थी। तो 31% वोट पे ये लोग जीत सकते हैं, तो 40% पूरी तरह से अगर वोटिंग होती, 100% भी होती, 90% होती, तो सोचिए क्या इम्पैक्ट होता। लेकिन सारे लोग वोट डालेंगे नहीं, जो माइग्रेट कर गए वो निकल गए, अब वो थोड़ी ना वापस आएंगे। हालांकि वो सोशल मीडिया पे लिखते रहेंगे कि बिहार में चाणक्य हैं थे, बिहार में ये था, बिहार में वो था, बिहार में विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी। लेकिन अब और बिहार का मुख्यमंत्री खुश हो रहा है कि हम लोग जो है पूरे दुनिया को मजदूर सप्लाई करते हैं। एक और व्यक्ति है जो कह रहा है कि बिहार से इंजीनियर्स और डॉक्टर बाहर निकलते हैं, तो ये तो खुशी की बात है, गर्व का विषय है। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हम हर बार जो है यही कहीं ना कहीं से माइग्रेशन को जस्टिफाई कर ही लेंगे। और बिहार की बदहाली जो है, मखाना बोर्ड बना जा रहा है, फ्रीबीज बांटी जा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन बिहार में अब लोग जो है वही कुएं के मेंढक बन के रह गए, उसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जो कुएं का मेंढक जो है वो वहीं तक ही सोचता है कि बस सरकारी नौकरी लग जाए, तो बस एक सरकारी क्वार्टर मिल जाए, फिर बिजली पानी कोई झंझट अपने को नहीं हो और अच्छी लड़की से शादी हो जाए, बस वो कुएं का मेंढक ही बना रहना चाहता है। अब मखाना बोर्ड का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी फ्यूचर में ही है। जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई गई थी, जो हवाई किले में बनी है, कहीं भी बनी है, मंगल ग्रह पे या कहाँ पे बनी है, उसमें से बिहार में क्या मिला है। आप खेलो इंडिया करवाते हो, उसमें बिहार कौन से नंबर पे आता है? हरियाणा आगे रहता है, महाराष्ट्र आगे रहता है पहले या दूसरे नंबर पे, उसमें बिहार का टैलेंट कहाँ जा रहा है? कहीं भी नहीं है। हॉकी में कहाँ है, फुटबॉल में कहाँ है, क्रिकेट में कहाँ है? कहीं भी बिहार नहीं है। बिजनेसमैन, टॉप के बिजनेसमैन में कितने बिहारी आते हैं? एक अनिल अग्रवाल का नाम सुनते हैं हम, वेदांता ग्रुप के, वो भी बाहर निकल चुके हैं। तो बिहार में एक रोडवेज करके स्टार्टअप खुला था, सरकार उसको क्यों नहीं सपोर्ट करती है? स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, लोग PLI स्कीम चलाते हैं, तो वहाँ से दूसरी कंपनियों को लाया जाता है और सरकार इंसेंटिव देती है। तो बिहार में क्या मिला है? बिहार को तो कुछ नहीं दिया गया है। आप सरकार ये भी तो बताए ना कि कितनी इंडस्ट्री लगाई। अब इन्होंने सोशल लिस्ट बनना है, तो ये भी नहीं कर सकते कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़े हो जाए। और बिहार का मुख्यमंत्री बड़े गर्व से कहता है कि बिहार के पास जो है आसपास समुद्र नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगी है। आप बताइए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास? है नहीं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है नहीं। कोई कुछ करना चाहता है वो भी निराश होकर निकल जाता है। वो गुरुग्राम में लगा लेता है, वो हैदराबाद में लगा लेता है, वो मुंबई पुणे में कर लेता है। लोग पूछ रहे हैं कि मैं लुधियाना से अपना बिजनेस दरभंगा शिफ्ट करना चाहता हूँ, वो भी परेशान होकर वहाँ से निकल जाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ था किसी टीचर का, जो गाली दे रही थी, केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी, और ये कह रही थी कि कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती दुनिया में, बंगाल में मिल जाती, तेलंगाना में मिल जाती, लेकिन बिहार में ही क्यों मिली? मतलब सबसे बेकार माना जा रहा है यहाँ पे बिहार। क्राइम रेट बढ़ रहा है, लोगों की हालत ख़राब है, और बस आप जंगल राज का डर दिखा के कि लालू को वोट मत डालो, लालू को वोट मत डालो, बस यही चल रहा है। और सर जनता भी जो है पता है कि दो ही ऑप्शन उन लेके चलेगी। प्रशांत किशोर को शायद कंसिडर भी नहीं करेगी, क्योंकि केजरीवाल के बाद अब लोग नई पार्टी पे भरोसा नहीं करते हैं। केजरीवाल भी जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में बोले मिडिल क्लास के मुद्दे उठाए, अगर वो 3-4 महीने पहले उठा लेते तो वहाँ भी शायद कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन वो हार गए। अब उसके बाद नई पार्टी के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब वो आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। और राजनीति में बहुत समय लगता है आपको जीतने में, संगठन बनाना पड़ता है। ऐसे सोशल मीडिया पे या मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक हाइप क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है। हालांकि वो वक्ता अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए संगठन चाहिए, उसके लिए जाति समीकरण बिठाना पड़ता है। आपको क्या लगता है बीजेपी जो है
वो नीतीश कुमार को कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि खुद का कोई लीडर ही नहीं है वो उस लेवल का। अगर प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं वैकल्पिक राजनीति में, तो ये बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के लिए बहुत बिग ब्लो होगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि लोग नए लोगों को अब भरोसा नहीं करेंगे। आपको परसेप्शन बनाने में, नैरेटिव बनाने में सालों लगते हैं। जनसंघ 1952 में पहली बनी थी, और फिर वो 1980 में बीजेपी बनी, और फिर उसका जो लीडर थे उन्होंने सरकार बनाई 1998 में, 13 महीने की, फिर 13 दिन की, और फिर 5 साल की, और फिर 2014 में वो पावर में आए। ऐसे ही शिवसेना 60s में बनी थी, 10 साल से तक उनका कोई ब्रांच नहीं थी, 20-25 साल तक एक ही एमएलए था। फिर 1987 में वो बीएमसी जीते, 1995 में उनकी सरकार बनी। तो ब्रांड बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में कुछ मिनटों लगते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे ने ख़त्म कर दी पार्टी, तेजस्वी यादव ख़त्म कर रहे हैं पार्टी को। अब ये देखा जाएगा कि ये अपने एम और वाई के साथ साथ और क्या क्या जोड़ते हैं, क्योंकि आरजेडी का तो वैसे ही नेगेटिव बता के बीजेपी, जेडीयू वोट ले लेती है। नीतीश कुमार की भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तुक्का लगा के, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो मुख्यमंत्री बनते ही रहे। अब ऐसे में देखना यह है कि प्रशांत किशोर का क्या इम्पैक्ट होगा। क्या ये मीडिया की हाइप है या रियल में ग्राउंड पे इनका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।